सब्सक्राइब करें अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट इग्नू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एफएसटी एमसीक्यू लेक्चर सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एफएसटी की ये पार्ट 15 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 से उन चैप्टर्स की वीडियो देखें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 27 और चैप्टर 28 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वन लाइनर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला चैप्टर है चैप्टर 27, जिसका नाम है उद्योग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो हैं भारतीय संदर्भ, उद्योग में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, उद्योग में अनुसंधान और विकास। तो ये चैप्टर 27 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा हम इस वीडियो में चैप्टर 28 को भी कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो हैं प्रौद्योगिक नीति, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी का आयात, प्रयोगशाला से प्रयोग तक प्रौद्योगिकी का निर्यात, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास, ऊर्जा क्षेत्र कुछ प्रमुख उद्योग, प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच। तो इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं वन लाइनर्स की तरफ। पहला वन लाइनर है कि 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान था। तो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप एफएसटी 1 के एमसीक्यू वन लाइनर्स की पीडीएफ ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ले सकते हैं। उस एफएसटी 1 के ई बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर्स इसी तरह के मिल जाएंगे, जो कि लगभग 800 क्वेश्चन का कलेक्शन है। उसके अलावा उसी पीडीएफ में आपको प्रीवियस ईयर दिसंबर 2019 के पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में और रिवीजन करने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हों। तो एफएसटी एमसीक्यू ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस के साथ उससे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के संविधान में किस प्रकार के समाजवाद की व्याख्या की गई है। तो हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपाती न्याय और अवसर प्राप्त हो। उस समाजवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुपात में न्याय और अवसर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की संपदा को खोलने की कुंजी किसने दी है। तो प्राकृतिक संसाधनों को खोलने, उसे प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की जो चाबी कुंजी है वो हमें विज्ञान ने ही प्रदान की है। अगला प्रश्न, एक आदमी निर्धनता रेखा के नीचे आता है जब वह प्रतिदिन कितने कैलोरी नहीं जुटा पाता है। तो वो अपने भोजन में जब 1500 कैलोरी नहीं जुटा पाता है प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को हम निर्धनता रेखा के नीचे का व्यक्ति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम किस देश को विकसित देश कहेंगे। तो विकसित देश किसे कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादकता वाला देश जो होता है उसे विकसित देश कहते हैं। जो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है, खपत कम होता है, उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस देश को विकसित देश कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साबुन तथा डिटर्जेंट का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो साबुन और डिटर्जेंट का जो प्रमुख कच्चा माल है वो पशु वसा है। पशु वसा मतलब जानवरों का जो चर्बी होती है उसे पशु वसा कहा जाता है। तो वही डिटर्जेंट और साबुन का प्रमुख कच्चा माल है। अगला प्रश्न, हमारे देश के कुशल वैज्ञानिक जब विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक है विसे विदेश के विकसित देशों में नौकरी करने जाते हैं, तो उस चीज को, उस कंडीशन को, उस प्रक्रिया को प्रतिभा पलायन यानी कि ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसमें ब्रेन ड्रेन कहेंगे, हिंदी में प्रतिभा पलायन। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। भारत जैसे विकासशील देश को चाहिए कि वह दूसरे विकसित देशों पर अपनी प्रौद्योगिकी निर्भरता कम करे। इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे। तो अगर भारत जैसे विकासशील देश को दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना है तो उसके लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाना होगा।
अनुसंधान और विकास के कार्यों को बढ़ावा देना होगा। तो अगला प्रश्न है, किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से प्रायः क्या होता है? तो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से संबंधित समस्याओं पर शोध करने से उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज होती है, वर्तमान प्रणाली में सुधार होता है। तो ये दो मुख्य कार्य होते हैं, पहला उत्पादन की नई प्रणालियों की खोज और दूसरा वर्तमान प्रणाली में सुधार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारे देश में उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने के क्या कारण है? तो हमारे देश के उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होने का जो मुख्य कारण है वो है नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाना। नई नई जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यही हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम होने का प्रमुख कारण है उत्पादकता का। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी क्या है? तो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी क्या है? तो समस्याओं को सुलझाने में विज्ञान का अनुप्रयोग। जब किसी प्रॉब्लम को हम लोग सुलझाने में साइंस का सहारा लेते हैं तो उसे ही प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप FST 1 की प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है कि आपको FST 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और ऊपर आई बटन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको FST 1 की प्रिपरेशन करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी क्या है? तो ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें तुरंत काम में लाए जाने के लिए तैयार आयातित प्रौद्योगिकी, वैसी प्रौद्योगिकी जो तुरंत काम में लाया जा सके और वो दूसरे से देशों से मंगाया गया हो, मतलब कि बना बनाया दूसरे देशों से हमने मंगा लिया और उससे डायरेक्ट यूज में ला रहे हैं, उसमें कोई भी अनुसंधान या खोज नहीं की गई है हमारे द्वारा, तो उसे चाबी घुमाव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव कब तैयार किया गया? तो वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव जो है वो 1958 में भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया और 1983 ईस्वी में इसका विस्तृत विवरण जो है वो प्रकाशित किया गया था। वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव 1958 में ये भारतीय संसद द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इसका जो विवरण और लागू किया गया वो 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो प्रौद्योगिकी नीति क्या है? तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। प्रौद्योगिकी नीति है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर न होने की दिशा में पहला कदम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी नीति प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, प्रौद्योगिकी नीति यही वह नीति है जो प्रौद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता और देशीय प्रौद्योगिकी के लिए अपने संसाधनों पर प्रयोग पर बल देती है, अपने संसाधनों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा जो समिति का गठन किया गया है उसका नाम है TPIC, यानी कि प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति, TPIC। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के 3 तरीके कौन कौन से? तो टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का जो स्थानांतरण होता है उसके 3 तरीके जो हैं वो बताने हैं आपको। तो उसके 3 तरीके हैं, प्रौद्योगिकी का आयात, दूसरा है प्रयोगशाला से प्रयोग क्षेत्र तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण और तीसरा है प्रौद्योगिकी का निर्यात। पहला आयात, दूसरा स्थानांतरण और तीसरा निर्यात, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास क्यों करना चाहिए? तो देश को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करना क्यों चाहिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है आत्मनिर्भर होने के लिए, दूसरा है नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और तीसरा है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए। पहला तो देश को अपने में आत्मनिर्भर होने के लिए और दूसरा है कि वहाँ के नागरिकों के आधारभूत आवश्यकता जो है उनको पूर्ति के लिए और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है प्रौद्योगिकी का विकास के वो है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि।
अगला प्रश्न है, भारत किन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का जो निर्यात करता है वो बर्मा को, मलेशिया को, इथोपिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना, इन देशों को इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जानकारी का निर्यात करता है। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वो कैसी होनी चाहिए? तो पहला है, मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग हो। दूसरा है, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो। और तीसरा है, ऊर्जा का संरक्षण हो। तो इस टाइप की प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन वन लाइनर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इनकी पीडीएफ चैप्टर वाइज सारे चैप्टर की पीडीएफ पाने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी। और FST1 के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस पाने के लिए नीचे FST1 के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे ही मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।